बिहारी बोलकर के जब आपको चिढ़ाया गया था तो आपने बहुत शानदार सा रिप्लाई दिया था। अगर आपके जहन में वो हो तो वो जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। भोपाल में जब गया था बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। उससे पहले तक बिहारी हूँ इस प्रकार की अनुभूति तो थी, लेकिन बिहारी एक सम्मान का सूचक हो सकता है। फिल्में पसंद है सर? पुरानी फिल्मों में एक्ट्रेस मतलब ऐसे देखा तो नूतन जो है उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम। हवा ये बहुत ज़्यादा है कि विकास वैभव बहुत जल्द हमें डांटेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हम एक ऐसे सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां हम आपको मिलवाएंगे देश के उन तमाम शख्सियतों से जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी है और युवाओं को खास करके सबसे ज्यादा प्रेरित किया है। आज हमारे साथ ऐसे ही खास मेहमान होंगे जो युवाओं के लिए आज के डेट में बहुत बड़े आदर्श हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी की। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो देखिए, बीहट का विकास कैसे सर देश का वैभव बन गया? यात्रा तो चल रही है और यात्रा मतलब मैं स्वयं को जब देखता हूँ एक निमित्त के रूप में देखता हूँ, एक व्यक्ति के रूप में देखता हूँ जिसके मन में बड़े शुद्ध विचार हैं कि राष्ट्र कैसे उत्कर्ष को प्राप्त करे, बिहार कैसे उत्कर्ष को प्राप्त करे। बचपन से जिद्दी भी रहा हूँ, जब समस्याओं को देखता हूँ लगता है समस्याएं मिटनी चाहिए और उसमें जो भी संघर्ष करना हो करना चाहिए। तो बचपन से कुछ ऐसा ही चलता रहा और यात्रा जिस रूप में चलती रही है उस संकल्प के साथ चलती रही है कि मेरा योगदान हो, मेरी भूमिका हो। बहुत पहले यदि मैं कहूँ तो मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सर्विस किया करते थे। जब मेरा जन्म हुआ उसके तुरंत बाद गुवाहाटी रिफाइनरी में पोस्टिंग रही, वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई। फिर बरौनी रिफाइनरी पोस्टिंग हुई, क्लास 2 से 8 तक बरौनी में रहा, जो मेरा बेगूसराय होम डिस्ट्रिक्ट भी है। और वहीं उसके बाद भोपाल गए। भोपाल में 9th में था, तब से लाइफ ने एक ट्विस्ट लिया, एक टर्न लिया। भोपाल में जब गया था बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। उससे पहले तक बिहारी हूँ इस प्रकार की अनुभूति तो थी, लेकिन बिहारी एक सम्मान का सूचक हो सकता है, अपमान का प्रतीक हो सकता है, इस प्रकार की भावना मैंने कभी अनुभव नहीं की थी। लेकिन जब मैंने देखा कि बिहार जिस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक कैसे हो गया, उसने बहुत द्रवित किया, पीड़ित किया, दुखित किया। और तब लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जीवन शेष पड़ा है, अपने जीवन में यदि इस बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बना सकूं, मेरी कोई भूमिका हो सके तो निश्चित अपना सर्वस्व अर्पण करने का प्रयास करूंगा। उस समय तो 9th में थे, आसपास के बच्चे थे, तो पढ़ने का मैंने प्रयास किया कि क्लास में टॉप कर जाऊं। और उस रूप में धीरे धीरे जब पढ़ता रहा तो मैंने देखा उन बच्चों की जो दृष्टि थी, पहले चिढ़ाते थे लेकिन बाद में उनको जब लगा कि एक बिहारी की क्षमता क्या हो सकती है, बौद्धिक क्षमता क्या हो सकती है, तो एक सम्मान का भाव उनके मन में जगा। तो यात्रा कहीं ना कहीं वहीं प्रारंभ हुई। एक व्यक्ति में कितनी क्षमता हो सकती है इसको लेकर जब आगे बढ़े। पिताजी की पोस्टिंग फिर दिल्ली हुई, यहीं नोएडा में रहते थे। 10th मैंने केंद्रीय विद्यालय नोएडा से किया और 11th-12th सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली से किया। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज, इस पे आगे चर्चा जारी रखेंगे। वहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज भी हुई थी शायद आपके साथ, जो बिहारी बोल करके जब आपको चिढ़ाया गया था तो आपने बहुत शानदार सा रिप्लाई दिया था। अगर आपके जहन में वो हो तो वो जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। नहीं, बिहारी एक बौद्धिक परंपरा का वाहक है और बिहारी को जब मैं देखता हूँ तो बिहार में क्षमता, जब उस समय रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र विकसित नहीं थे, तब तो क्षमता इतनी थी कि अफगानिस्तान के पार तक, हिमालय के उत्तर तक अखंड भारत के साम्राज्य को हम बना सके। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जब यूरोप ने सोचा नहीं था, हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थे। तो उस भूमि से हम आते हैं जिसमें अद्भुत सृजन की क्षमता है। लेकिन इसका कारण क्या था? कारण यदि हम देखते हैं तो पाते हैं ज्ञान की उत्पत्ति पश्चिम उत्तर भारत में वेदों के रूप में हम होते पाते देखते हैं, लेकिन उसका जो उत्कर्ष प्राप्त हुआ बिहार में देखते हैं तब, जिसको हमने वेदांत कहा। और वेदांत की दृष्टि बड़ी स्पष्ट इस रूप में है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है जो पूर्ण है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन पूर्णता उसमें है। और इस भाव की जब दृष्टि कहीं हो जाए तो आप सोचिए संस्कृति कैसी होगी। तो बिहार की संस्कृति में जब ऐसे भाव आए तो जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते बिहार को पाते हैं, उस काल में यदि रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हो सकते हैं, ऐसी अवधारणा बिहार ने ही दी। और कोई व्यक्ति चुना जा सकता है, ऐसी अवधारणा भी बिहार ने तब दी
जब वैशाली की स्थापना हुई प्रथम गणराज्य के रूप में, जो पूरे वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, जहाँ 7,707 गणराजा जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के अनुसार लोग चुनते थे और मिलकर बिना विवाद के अपने गणाधिपति को चुनते थे। तो अद्भुत सोच की भूमि, नई सोच की भूमि, अपवाद प्रस्तुत करने की भूमि, नहीं शून्य भी दिया, नहीं अनेक चीज़ों को दिया। और इसीलिए तब जब संसाधन नहीं थे, हम उत्कर्ष पर थे। और अखंड भारत 1-2 वर्षों के लिए नहीं रहा, सैकड़ों वर्षों तक रहा और बिहार से ही शासित रहा। लेकिन उस बिहार में आज जब देखते हैं तो हम विचलित होते हैं, और तब जब देखते हैं कि हमें चिढ़ाया जा रहा है तो कारण कोई और नहीं है, कारण हम ही बिहारी हैं और हमारे कारण ही हो रहा है, क्योंकि आपस में उस प्रकार के संघर्ष को हमने उत्पन्न कर दिया जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ती तो है ही, आगे बढ़ने में बाधक हो जाती है। तो चूंकि आपने पढ़ाई आईआईटी से की है और एक आईआईटीएन का जुड़ाव साहित्य से हो, ये अमूमन बहुत कम दिखता है, तो क्या साहित्य में लगाव वही बिहारी सुनने के बाद ही आया था या फिर बाद में आया? देखिए, कहानी तो कहीं ना कहीं उसका मूल यदि कहीं है तो वही है, वहाँ से मेरी जड़ वही है। लेकिन उसके बाद आईआईटी पहुँचे तो आईआईटी में पहुँचने से पहले पेपर लीक हुए। आईआईटी के इतिहास में एक ही साल था जो पेपर लीक हुए थे, 1997। मैंने तब परीक्षा दी थी, इसी दिल्ली में था। और जब परीक्षा देकर आया तो बड़ी एक भावना लगी कि जो युद्ध मैंने इतने अच्छे से जीता था दोबारा जीतना पड़ेगा। और तब आईआईटी जब पहुँचे एक और झटका लगना शेष था। फर्स्ट ईयर में गए तो पिताजी की पोस्टिंग फिर से बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप हुई, और वहाँ पर जब जाना था, सामान पैक था, ट्रेन के टिकट कटे हुए थे, लेकिन अचानक फ़ोन आया कि विकास को मना कर दीजिए, घर नहीं आना है। मैं भी बड़ा विचलित था, क्यों नहीं घर जाना है, गर्मी की छुट्टी है, बड़े दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। और तब पता चला कि लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है बेगूसराय और मुकामा में। और तब सोचे उस अवस्था में जब घर जाने का पूरा मन हो, उम्र 17-18 वर्ष की रही हो और घर जाने से मना किया जा रहा हो, और जनेऊ अगर हो चुका हो तो और जनेऊ निश्चित हो चुका था, तो समस्या थी। और तब उस आईआईटी कैंपस में घूमते रहे, बंदर थे, मोर थे, लाइब्रेरी चले जाते, पुस्तकों को पढ़ने लगते। और तब एक पुस्तक जिसने बहुत प्रभावित किया, बृहदारण्यक उपनिषद, मैंने जब पढ़ना शुरू किया देखा ज्योग्राफी तो वही है, उसी बिहार की भूमि है जहाँ ऐसी बातें हो रही हैं, इस प्रकार की उच्च सोच की बातें हो रही हैं। उसी बिहार में आज क्या हो गया, उस समय जब बिहार को देखता, 98 की मैं बात कर रहा हूँ, जातिगत नरसंहार चल रहे थे, विधि व्यवस्था की स्थिति बड़ी द्रवित करती थी। और तब लगता था कि ऐसी स्थिति जिसमें मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, इसकी उत्पत्ति किसने की। और तब लगता था कि बिहार यदि बदल सकती है तो तभी बदल सकती है जब उस दृष्टि को जिसने कभी उसे अग्रणी बनाया हम पुनः स्थापित करते हैं अपने युवाओं के मन में। और तब यात्रा वैसी चली कि आईआईटी में, जर्मनी में भी नौकरी लगी, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी नौकरी लगी। चाहता तो अपने लिए कर सकता था, जी सकता था, लेकिन मन कहता था लौट के जब बेगूसराय जाओगे, बिहार जाओगे और देखोगे स्थितियाँ यथावत हैं, तो मन कहेगा कि भाई तुमने क्या किया, तुमने विद्या ग्रहण की, क्षमता ग्रहण की, यदि तुमने योगदान नहीं किया तो तुम्हारा जीवन सार्थक है क्या। और इसी भाव के साथ तब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो बहुत पॉलिटिकल फैमिली से मैं था नहीं, न कि बिजनेस क्लास फैमिली से था कि बहुत जिसको कहा जाता है ना सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हूँ। संघर्ष से उत्पन्न हुआ और संघर्ष से ही मन में इस दृष्टि के साथ कि कुछ करना है। सिविल सेवा में जब तैयारी मैंने की, ईश्वर की कृपा हुई, बिहार कैडर मिला और बिहार में वर्ष 2003 से फिर मैं बिहार कैडर में योगदान कर रहा हूँ। आईपीएस चुनने का कारण क्या था? नहीं, आईपीएस चुनने का कारण तो सिविल सर्विसेज में जाना था और उसमें रैंक बेहतर हो, आईएएस के लिए भी आप जा सकते हैं। मेरी रैंक 60 थी, ऑल इंडिया रैंक 60 थी 2003 वाले एग्जाम में, और उसमें आईपीएस ही मुझे मिला। और उसके बाद मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि आईपीएस मिल चुका और बिहार कैडर मिल चुका है तो इसमें सोचना क्या था। मुझे लगा ईश्वर ने कुछ निमित्त मानकर मुझे चुना है और इसी माध्यम से मुझे योगदान देना है। और इस रूप में जब बिहार गया, अनेक चैलेंजेस आए। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे हाई एंड माइटी लोग थे, उनसे संघर्ष भी हुआ है। इतने बड़ी जर्नी में 20 साल हो चुके हैं, लेकिन परिवर्तन का जब मैंने प्रयास किया तो जिसको लोग असंभव मानते थे उसको मैंने संभव होते हुए देखा है। तब जब लोगों से हम जुड़े, शुद्ध मन से संवाद हुआ और संवाद के साथ एक संदेश के साथ हम जुड़े कि बिहार में परिवर्तन यदि करना होगा तो हर व्यक्ति को जुड़ना होगा। बगहा की बात कर लीजिए, रोहतास की बात कर लीजिए, जहाँ भी रहा हूँ, न केवल मैं एक परिवर्तन करने का मैंने प्रयास किया बल्कि एक भावी परिवर्तन, उसके लिए अपने युवाओं को तैयार करने का भी कार्य करता रहा हूँ। अब एक बहुत व्यवस्थित तरीके से वर्ष 2021 के मार्च महीने से, बिहार दिवस के दिन से, लेट्स इंस्पायर बिहार, इस अभियान को लेकर चल रहा हूँ। चुनौतियाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी थी? क्योंकि आपने कई जगहों पे जब सेवाएं दी, उस दौरान कहा यह जाता है कि आप उन गिने चुने आईपीएस अधिकारियों में हैं जिनका सामना बाहुबलियों से भी हुआ, जिनका सामना नक्सलियों से भी हुआ, जिनका सामना क्योंकि बिहार में दुर्दांत अपराधी, में दुर्दांत इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी रियलिटी जानते हैं। चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा किसके खिलाफ काम करने के दौरान लगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जिसको मैं आज तक मानता हूँ मेरे लिए थी रोहतास पर 2009 का लोकसभा चुनाव पहाड़ी के ऊपर करना। वर्षों से चुनाव वहाँ नहीं हुए थे। रोहतास किले पर काले झंडे लहरते थे, स्वतंत्रता के बाद कभी तिरंगा भी नहीं लहराया था। कभी डकैतों का कब्जा था, बाद में उग्रवादियों का कब्जा हुआ।
और स्थिति ऐसी हुई कि जब रोहतास मेरी पोस्टिंग हुई थी, उससे पहले बगहा में परिवर्तन मैं देख चुका था। रोहतास जब गया तो इच्छा वही थी, दृष्टि वही थी, इसीलिए बिहार गया भी था। लेकिन तब स्थिति इतनी विकट थी। वर्ष 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, संजय सिंह बड़े ईमानदार पदाधिकारी थे, पहाड़ी के ऊपर हुए थे। 2006 में डीएसपी शहीद, अनेक पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष शहीद होते थे और लगभग स्थिति वही थी कि हर आदमी मना करता कि पहाड़ी की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन मन में संकल्प था कि रोहतास किले की गरिमा को पुनः स्थापित करना है। पर देखें तो इस 3 बार जब ऊपर गए, रात में जाते, रोड बड़े ख़राब थे, सुबह फर्स्ट लाइट के साथ लौट आते थे और देखते थे। चौथी बार जब गए, एक गाँव था सोली, उस पर जब पहुँचे तो एक व्यक्ति राइफल लेकर खड़ा था और दूरी लगभग मेरी और आपकी दूरी से थोड़ी अधिक होगी, 6 फीट की दूरी पर राइफल मेरी और तनी थी। चल गई होती तो आज न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में कहाँ रहते। लेकिन जब ईश्वर किसी को निमित्त बनाता है तो कहीं ना कहीं शक्ति अपने आप आती है। वैसा ही कुछ रोहतास में अनुभव कर रहा था। उस समय गोलियां चली, 10 मिनट तक केओस था, लेकिन करीब 3 पुलिस राइफल्स, अनेक गोलियां, अनेक इक्विपमेंट्स लेकर हम लोग वहाँ से निकले। और पहली बार था जब उग्रवादियों के मांद में पुलिस घुसी थी। एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ जब हम लोगों ने पहाड़ी पर घूमना शुरू किया तो उसका नुकसान भी हुआ, एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, एक जवान शहीद हुए। और तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, लोगों से जुड़ना होगा और पहले तो पहुंचना होगा। तो एक बड़ा ऑपरेशन विध्वंस वर्ष 2008 के अक्टूबर में हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें 1000 की संख्या में पुलिस पहाड़ पर गई और हम लोगों ने कैंप करना शुरू किया। प्रत्येक रात गांव में जाते, लोगों से बात करते। उसमें एक नई दृष्टि ये मिली कि जितने भी आदिवासी हैं पहाड़ पर, अपने पूर्वजों पर बड़ा गर्व करते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो ऐसे थे। रोहतास किले को उन्होंने तब स्थापित किया जब संसाधन नहीं थे, और मुगल भी जब आए, उनके लेखक फरिश्ता ने कहा दुर्ग अभेद्य है, बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। लोगों से जब जुड़ने लगे तो मैंने देखा दृष्टि यही है। ये भाव यदि जग गया कि तुम्हारे पूर्वज इतने अच्छे थे, सृजन करना जानते थे, तुम संघर्ष कर रहे हो तो क्यों संघर्ष करते हो, क्यों ना तुम भी सृजन में लगो। और तब जिस समय हम लोगों ने शुरू किया, हमने कहा कि रोहतास किले की गरिमा को पुनः स्थापित करेंगे, इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे, जहाँ कोई जाने में भी डरता था। और जब उन्होंने होर्डिंग्स लगाए कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती, लोग हंसते थे, वे कैसा एसपी आ गया है, ये कह रहा है रोहतास पुलिस स्वागत करती है, किसको मरने जाना है। लेकिन हम जानते थे कि भाई उपहास तो आज कर रहे हो, लेकिन दृष्टि यदि बदल गई, निश्चित पर्यटक स्थल बनेगा। लगभग 100 युवाओं को हम लोगों ने बुलाकर टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, अलग अलग होर्डिंग्स लगी। और उस समय जब ये कर रहे थे, उग्रवादियों का हमने विरोध नहीं किया, क्योंकि लोग जुड़े थे। लेकिन जब ऐसा किया, हमने मन में इस बात को रखा कि एन अकबरी पढ़ो, 200 से अधिक टूरिस्ट स्पॉट्स बन सकते हैं, इतने झरने हैं तुम्हारे रोहतास में। लोग सुन रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ, कुछ समय के बाद उन लोगों ने उग्रवादियों का विरोध करने लगे। और ऐसा विरोध हुआ, उस प्रेशर में उग्रवादियों को भी समर्पण करना पड़ गया और रोहतास शांत हुआ। उस रोहतास में जो लोकसभा का चुनाव था 2009, एक टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि उस समय, उससे पहले चुनाव नहीं हुए थे। लोग कहते थे कि मतदान का बहिष्कार लोग करते हैं। उस चुनाव पहली बार जब हम लोगों ने प्रयास किया तो बड़ी मुश्किल से ऊपर पहाड़ी के ऊपर फोर्सेज गई। एक बिल्डिंग थी धनसा गाँव में, उस पर बीएसएफ की कंपनी लगी थी। 14 अप्रैल की रात को बीएसएफ की कंपनी पर हमला हुआ 2009 में। 16 की सुबह चुनाव था, तो 14-15 की रात्रि गोलियां चलती रहीं, एक जवान इंजर्ड हुए। उसके बाद उस कंपनी को हम लोग को विड्रॉ करना पड़ गया, लेकिन संकल्प था कि चुनाव तो यहीं कराएंगे। और तब चुनाव आयोग से हम लोगों ने और सहायता मांगी। 9 मई 2009 उस पहाड़ के लिए ऐतिहासिक दिन था। 16 कंपनी लगी थी, केवल 3 भवन थे, 3 भवनों पर 1600 जवान लगे। चुनाव हुआ, हेलीकॉप्टर भी आया, ईवीएम उससे गए, लेकिन 50% से अधिक लोगों ने मतदान जब दिया तो परिवर्तन के संकेत स्पष्ट थे, लोग परिवर्तन चाहते थे। और यही कारण था रोहतास में 26 जनवरी 2009 से पहली बार तिरंगा गर्व के साथ लहराया। आज 24 घंटे उस किले पर लहराता है। उस किले पर जहाँ कभी गोलियों से स्वागत होता था, पिछले 2 वर्ष पहले जब मैं गया था, लोगों ने करीब 70 किलोमीटर तक पुष्पगुच्छों के साथ, फूल मालाओं के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया। और किले पर जब गए, आदिवासी लड़कियां नृत्य करती हुई ले गई, लड़के ढोल बजा रहे थे, तो इसी वजह जिसको असंभव समझते थे, संभव दिखा। बिल्कुल, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि युवाओं को सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाला अगर कोई आईपीएस अधिकारी है तो उनमें आपका नाम शायद सबसे ऊपर लिया जाता है। न्यूज़ रूम से भी हमारे कई साथी हैं जो आपसे सवाल लेना चाहते हैं। सागर है हमारे साथ। सागर, लेकिन नाम ही आपका विकास वैभव है, मतलब कि विकास मतलब परिवर्तन जो आप करना चाहते हैं, और वैभव यश तो आपके नाम में जुड़ा ही है। तो लेट्स इंस्पायर बिहार, जिस तरह से आपने मिशन की शुरुआत की, अभी कुछ दिन पहले आपने नमस्ते कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लेकिन क्या कारवां आपके साथ है या फिर यही पीछे आपके लोग जुड़ेंगे? क्योंकि इतनी क्रांतिकारी सोच है तो एक टीम तो होगी आपके साथ। कौन कौन से? नहीं, बिल्कुल। जब नमस्ते बिहार तो एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें 50,000 से अधिक लोग राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि बेगूसराय पर सम्मिलित हुए, संकल्प के साथ कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलेंगे, 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएंगे। लेकिन यात्रा का जो प्रारंभ यदि मैं कहूँ तो वर्ष 2021 में जो हम लोगों ने किया था, केवल एक संदेश था कि वैसे लोग जिनके हृदय में बिहार बसता है, जो बिहार को कुछ उत्कर्ष पर ले जाना चाहते हैं, कुछ योगदान करें। और शुरुआत कुछ लोगों से हुई,
बढ़ती गई। आज 76,000 लोग स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरी रूप से जुड़े हैं और बिहार के प्रति योगदान कर रहे हैं, शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में। दृष्टि यही है कि यदि पूर्वजों की दृष्टि के साथ हमने प्रयत्न किया तो निश्चित हम बदलेंगे। लक्ष्य भी स्पष्ट है, 2047 डेवलप्ड बिहार इन अ डेवलप्ड इंडिया। तो इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 47 में आईपीएस होने के साथ साथ अब क्या दिशा राजनीति की तरफ तो नहीं जा रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही एक सामाजिक नागरिक का जो कर्तव्य होता क्या होता है कि राष्ट्र उत्कर्ष पर जाए, हम हर संभव प्रयास करें। तो निश्चित वही प्रयास है कि जो भी भूमिका हमारी हो सकती है, पुलिस में जहाँ भी रहा, चाहे बघा रहा हूँ, रोहतास रहा, दरभंगा रहा, एनआईए में भी रहा, तो अपने जो दायित्व थे उसके अतिरिक्त युवाओं से बात करना, विद्यालय जाना, महाविद्यालय जाना, लोगों से बात करना कैसे हम बदल सकते हैं। तब यदि बिहार ऐसा था तो क्यों था, अब यदि ऐसा है तो क्यों है, इस दृष्टि को साझा करना कि तब हमारी सोच इन संघर्षों से परे थी। जातियां बिहार में तब भी थीं, लेकिन इस प्रकार का जातिवाद यदि रहा होता तो नंदवंश का उदय कैसे होता, सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने। उस प्रकार की कल्पना को हमारे युवाओं को बताना कि आचार्य चाणक्य के मन में यदि जातिवाद रहता तो चंद्रगुप्त की जाति खोजते, लेकिन बड़ी सोच को लेकर हम चले, देखो हम कहाँ थे। आज जब छोटी सोच उलझते हो तो देखो हम कहाँ आ गए। छोटे से रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए तो छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए लोग कोटा जाते हैं, जहाँ विद्यार्थी बिहार के हैं, शिक्षक भी बिहार के हैं। इस दुर्दशा से यदि निकलना है, हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से उठकर उस बिहार की भूमि में प्रयास करें जिसमें कभी विदुषी, गार्गी, वाचक न भी रहीं। जो क्या भविष्य में हम विकास वैभव को चाणक्य, अगर चंद्रगुप्त वो नहीं बनना चाहते हैं तो क्या चाणक्य की? मैं तो, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आदि शंकराचार्य से प्रेरित होता हूँ, आचार्य चाणक्य से प्रेरित होता हूँ, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होता हूँ और बिहार के संदेश से प्रेरित होता हूँ, राष्ट्रकवि दिनकर के संदेश से प्रेरित होता हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और बिहार में इसी जोर की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को हम जागृत करें, क्योंकि जो स्थिति है विकट है। आप देखेंगे लगभग 30 वर्ष से कम की उम्र की संख्या में 9 करोड़ युवा आज बिहार में हैं और यदि विकसित बिहार हमें 2047 तक बनाना है तभी तो भारत विकसित होगा। और इस संकल्प को यदि हमें करना है कि उनको शिक्षा, रोजगार बिहार में ही मिले तो कैसे होगी। दृष्टि यदि हम देखते हैं तो पाते हैं आज युवा अधिकांश सरकारी नौकरी के प्रयास में है। किसी की सरकार आ जाए तो शायद 1% लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी बोल करके जब आपको चिढ़ाया गया था तो आपने बहुत शानदार सा रिप्लाई दिया था। अगर आपके जहन में वो हो तो वो जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। भोपाल में जब गया तो बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। उससे पहले तक बिहारी हूँ इस प्रकार की अनुभूति तो थी, लेकिन बिहारी एक सम्मान का सूचक हो सकता है। फिल्में पसंद है सर? पुरानी फिल्मों में एक्ट्रेस मतलब ऐसे देखा तो नूतन जो है उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम। हवा ये बहुत ज़्यादा है कि विकास वैभव बहुत जल्द हमें जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि आपने बताया भी, बगहा से आपकी शुरुआत हुई और जब आपने बगहा ज्वाइन किया था तो जहाँ तक मुझे याद है उस समय उस बगहा में जंगल राज कह लीजिए होता था, डकैतों का बोलबाला था, अपहरण अपने चरम पे था और वही कुछ जो चीज़ें थी आज तक वो जो बिहार से वो टैग नहीं हटा है। जब भी कोई राजनीति में बात होती है तो लोग कहते हैं कि बिहार में जंगल राज है, तो उस जंगल राज की छवि को काफ़ी हद तक आज वो बिहार नहीं है। आज लड़कियां या अपहरण या लूटपाट कम हो गए, अब किसी की बाइक नहीं छीनी जाती है, अब किसी व्यापारी का अपहरण नहीं होता है। तो उस जंगल राज से कह लें, अगर अतिशयोक्ति ना हो तो उस समय से लेकर और आज जो आप बिहार को देखते हैं कितना बदला है और प्रशासनिक स्तर पर वहाँ और क्या करने की जरूरत है आपके साथ? देखिए, बगहा भी स्थिति जो थी बड़ी विकट थी। उसको मिनी चंबल तो मीडिया वाले कहते ही थे, अंग्रेजों ने भी लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। और स्थिति ऐसी थी कि लोग कहते थे महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, कोई मिटा नहीं सकता। तो सोच यही थी, तब से चल रहा है तो आज कौन मिटा पाएगा। पुलिस का ऑपरेशन चले, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, परिवर्तन तो हो नहीं रहा था। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी तो पटना के बाद हुई थी। पटना सिटी एसपी था, वहाँ किडनैपिंग्स काफ़ी होती थी और जब होती थी विचलित हो जाते थे, रात भर सोते नहीं थे। वहाँ जो रैंसम कॉल आता था फ़ोन पे आता था, लेकिन बगहा जब गए थे इतनी व्यवस्थित अपराध की परंपरा थी कि फ़ोन की आवश्यकता थी ही नहीं। एक व्यक्ति बड़े शान से आता था, चिट्ठी पकड़ा जाता था, चिट्ठी में लिखा रहता था इतने पैसे देने हैं, इतना अनाज देना है, इतने चांद मार्का की लुंगी देनी है, लंबी लिस्ट रहती थी। उसके नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार गैंग का नाम, और उसके नीचे एक नोट रहता था, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। और उस प्रकार से सोचिए कि भाई कितना व्यवस्थित था। डकैत
जंगलों में रहते थे, दियारे में रहते थे, उनके बच्चे चुनाव भी लड़ते थे, कुछ तो विधानसभा चुनाव पर लड़ गए थे। लेकिन इस व्यवस्था को कैसे हमने परिवर्तित किया? जब पहली बार किडनैपिंग हुई, मैंने पुलिस मुख्यालय को बताया तो लोगों ने कहा विकास चिंता मत करो, बघा हो, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई थी, उस समय 4 किसानों की हत्या हुई थी, अशांति थी, हमेशा से ऐसा चलता रहा है वहाँ। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई मैं तो इतने बड़े संकल्प के साथ आया हूँ और मेरे समक्ष यदि समस्या और मैं उसमें योगदान ना करूँ तो कैसे हो सकता है, लोगों से जुड़े बात करना मैंने प्रारंभ किया। पुलिस वालों से जब बात हुई तो पता चला कि काफ़ी बड़ी भूमि पर गन्ना लगता है। 320 एकड़ खेत जब उन्होंने चिन्हित किया और उसको कटवाया पुलिस कैंप्स लगाकर, 25 लाख से अधिक राशि सरकार के खजाने में गई जो डकैतों के पास जाती है। आर्थिक रीढ़ टूटी, लेकिन वास्तविक परिवर्तन हर परिवार से मिलने से हुआ और उस सोच को हमने बदलने का प्रयास किया। हमने कहा ये रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानते। सोचो, एक सकारात्मक परिवर्तन किसी व्यक्ति को पूज्य बना सकता है और चंपारण का संदेश तो यही है। कभी महात्मा गांधी भी इसी भूमि से महात्मा बने, कभी राजकुमार सिद्धार्थ आए तो उन्होंने भी अपने राजसी वस्त्रों का त्याग इसी चंपारण की भूमि पर किया और तब जाकर आगे बढ़े, बुद्ध बने। तो आप देखिए परिवर्तन की भूमि, इस संकल्प में यदि बिहार को परिवर्तित करना है, चंपारण की भूमिका निश्चित है, तुम्हें बदलना होगा। और मन की भाव बड़ी शुद्ध थी, बिहार के लिए बात कर रहे थे कि डकैतों तक भी प्रभाव पड़ा है। 26 बड़े डकैतों ने सरेंडर किया और जो संख्या 100-150 प्रतिवर्ष किडनैपिंग्स की होती थी 2008 में शून्य पर आ गई। आज भी शून्य है, अब किडनैपिंग्स नहीं होती। जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी जंगल में जाने में डरते थे, उस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आज पर्यटक आराम से घूम सकते हैं, पर्यटक रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। परिवर्तन संभव है यदि हम शुद्ध मन के साथ जुड़ते हैं, दृष्टि को बदलने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण समस्या जड़ है। और बिहार में यदि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात है जो लघुवाद है, जो व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ते हैं, उनको नष्ट करने की जरूरत है। और जो ऐसे स्वार्थी तत्व हैं जो चाहते हैं लोगों में संघर्ष हो, संघर्ष करते रहें, उनका क्षणिक लाभ हो, ऐसे तत्वों की दृष्टि को अपने युवा वर्ग को बताने की आवश्यकता है कि इनसे ऊपर उठो, तभी बिहार बदलेगा और निश्चित उस प्राचीन दृष्टि के साथ जो हम चलते हैं उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। और भी सहयोगी हमारी चारुल है, वो सवाल लेना चाहेंगी। चारुल, मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया बिहारी होने पर जो टीज किया जाता है, तो बीइंग बिहारिया कर सौरभ यू टू किट एंड दिस इज मोटिवेशनल। एक मोटिवेशनल चीज़ और है कि आप जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं। इसका टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है सर, आप एक सुपर कॉप हैं जिनके आगे बड़े बड़े धुरंधर, जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, सरेंडर कर देते हैं। सर घर में आपकी लाइफ कैसी है? वहाँ सरेंडर कौन करता है, आप या मैडम? चलिए, पहला प्रश्न था आपका कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करने के। जीवन में समय तो वही है, 24 घंटे हैं। कि मन का संकल्प बहुत जब सुदृढ़ हो, आपको कुछ करने की इच्छा हो, संकल्पना हो, तो आप समय निकाल लेते हैं। जैसे किसी को क्रिकेट में शौक होगा तो क्रिकेट देखने के लिए लोग टिकट लेके अहमदाबाद तक चले जाते हैं। तो कैसे करते हैं? तो मन के भाव जब बहुत वैसे होते हैं, कुछ करना है तो अपने आप होता है, समय आपको मिल जाता है। समय जीवन में वही है, लेकिन उसमें आप निकाल लेंगे। दूसरी बात है, घर में तो इसमें संदेह कहाँ है? इसमें कोई संदेह है कि घर जाकर जो भी करते हैं तो उसमें प्रश्न चिन्ह हमेशा घर में ही मिलता है कि आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस रूप में मैं देखता हूँ जो अभियान भी चला रहा हूँ, जो कर पा रहा हूँ, इतनी ऊर्जा जो दे पा रहा हूँ, निश्चित है कि घर के समर्थन के बिना संभव नहीं है। तो जब बड़े उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हो सकता है आप जो काम कर रहे हो अस्वाभाविक हो, परिवार को आप समय कम देते हो, लेकिन परिवार को भी जब लगता है कि ये व्यक्ति यदि कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जो समय परिवार को देना चाहिए, यदि बिहार को दे रहा है, नहीं, यदि बिहार को दे रहा है तो क्यों देता है? सरेंडर कौन करता है? इसमें संदेह कहाँ है? तो मतलब विकास भाई घर जाके शांत हो जाते हैं वो, बिल्कुल। विकास वैभव भले ही अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दे, वो आपके सामने सरेंडर कर ले, लेकिन घर में वो फिर पति ही है। भैया तो घर घर की सच्चाई, पति भी हूँ, पिता भी हूँ और सब कुछ हूँ, और घर जाकर विकास जी का कोई रोमांटिक सबका चेहरा भी है समर्थक या सुपर कॉफी है? नहीं, सबका समर्थन लेकर ही आगे चल रहा हूँ। तो घर निश्चित है कि परिवार को काफ़ी त्याग करना पड़ता है। कुछ जो समय शनिवार रविवार में जाता हूँ, लेकिन मन में यही भाव रहता है कि जो काम कर रहा हूँ बिहार के लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे परिवार का जीवन भी तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार बढ़ेगा। सर इन लोगों का सवाल थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा अलग कर दूं कि जो सुपर कॉप हम लोग के सामने बैठा है, इसका कोई रोमांटिक चेहरा भी है? आपकी जीवन संगनी मिली तो कैसे मिली? नहीं, मेरा अरेंज मैरिज था और बिल्कुल मैं बड़ा वो ना 9th में झटका लगा था, तो लगा था कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है। और हमेशा जब IIT की भी तैयारी करता था उस समय मन में था कि भटकूँ नहीं अपने लक्ष्य से। तो बड़ा वैसा ही लाइफ चलता रहा, पढ़ते रहे, लिखते रहे, और इनफैक्ट इतना पढ़े कि खेलना भी भूल गए थे। जब IPS में सिलेक्शन हुआ तो बहुत सालों से कभी फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं थी, पढ़ते रहते थे। और तब बड़ी चुनौती आई कि हम तो सोते भी 4 बजे रात तक हैं, जगह कैसे? तो वो एक अपने अंदर मैंने एक अलग चीज़ देखी। जब पुलिस अकेडमी पहुँचे तो बड़े भगवान से मैंने कहा, भगवान इज्जत बचा लो, कम से कम सुबह उठ जाए। सबसे पहले मैं ही उठता था, क्योंकि डर मन में था कि कहीं लेट ना हो जाए। और उसके बाद मैंने देखा जब पहली बार क्रॉस कंट्री रेस हुई तो सब लोग दौड़े, बैच में करीब 56 लोग थे, मेरी पोजीशन आई 52, पीछे 3 महिलाएं थी मेरे और एक और थे, बाकी सब मुझसे आगे थे। लेकिन
बड़ा वैसा भी लगा कि मैं तो कभी दौड़ा ही नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे, दौड़ने लगे। विद इन 3 months, 3 महीने बाद एक दिन जब दौड़े तो मेरे सारे जो स्क्वाड के लोग थे वो अचंभित हो गए, तो इसको अचानक इतना आगे कैसे, सबसे आगे कैसे निकल गया। जो बैच पास आउट कर रहा था मैं टॉप 5 में था। तो ये एक शक्ति जो हमारे अंदर, उसको हम नहीं जानते। हर व्यक्ति के अंदर असीम क्षमता है। पढ़ाई करते रहो तो आपको नहीं पता आपके अंदर एक अच्छा धावक भी हो सकता है। हम हर व्यक्ति को, जब मैं युवाओं से बात करता हूँ, लोग कहते हैं मैं निराश हो जाता हूँ, मैंने इतनी तैयारी की, मेरा नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ हो सकता है तुम्हारे अंदर क्षमता कुछ और हो, तुम अपनी क्षमता को नहीं जानते, तुम कहीं और ऊर्जा लगा रहे हो। ईश्वर ने क्षमता असीम दी, लेकिन सही दिशा में यदि लगाते हो निश्चित सफल होगा। मैं तो नहीं जानता इतना अच्छा धावक हूँ, आज भी दौड़ता हूँ, लेकिन यदि उस समय पुलिस अकेडमी नहीं जाते तो अपनी इस क्षमता को मैं जानता ही नहीं। और बिहार में जब देखता हूँ मैं पाता हूँ कि असीम क्षमता इसलिए है, पूर्वज तब कर सके थे जब संसाधन नहीं थे। आज यदि बस दृष्टि बदल लो, क्षमता वही है, बस संघर्ष से मुक्त हो आगे बढ़ो। सवाल इसलिए भी था क्योंकि अमूमन हमारे बिहार में यही कहा जाता है कि लड़के का जब दिल टूटता है तभी वो IAS या IPS बनता है। नहीं तो मेरा दिल तो भाई बिहारी बोले जाने पर टूटा था, उसी संकल्प को लेकर आज भी चल रहा हूँ। और भले पुलिस में हो, किसी ड्यूटी में, प्रयास जो भी समय मिला मैं प्रयास करता हूँ, समाज को बताता। अच्छा सर, एक सवाल मेरा भी था। देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जिस तरीके से गंगा जल मूवी और अपहरण जब मूवी आई थी, तब आपको क्या महसूस हो रहा था? क्योंकि एक बिहार की एक अलग छवि, यूँ कहे कि जो सच्चाई थी, वो इन फिल्मों के माध्यम से दर्शाई जा रही थी। देखिए, गंगा जल मूवी जब आई है उस समय मेरा IPS में सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया था, हो रहा था, इसी टाइम की मूवी है। उस टाइम मन में एक भाव भी था। उस समय मैंने दोबारा एक परीक्षा दी थी, उस समय तक कैडर नहीं मिला था, और मुझे मिली थी फॉरेन सर्विस। मेरा चॉइस था कि फॉरेन सर्विस पहले शायद आगे रहा हो, लेकिन मन में संकल्प था कि बिहार के लिए कुछ करना है। IPS मैंने नहीं सोचा था कि अचानक IPS मिलेगा, मतलब, लेकिन जब मिला और 60th रैंक मेरी आई, उस समय गंगा जल वो फिल्म थी ना कि एक व्यक्ति क्या परिवर्तन कर, उसने बड़ा प्रेरित भी किया, मोटिवेट भी किया, उस रूप में किया कि भाई जा रहा हूँ तो संघर्ष बहुत है। और उसमें घर से सभी लोग डिस्करेज कर रहे थे, परिवार से डिस्करेज कर रहे थे, बिहार नहीं जाना है, बिहार जाओगे अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, हर प्रकार के बात लोग मन में डाल रहे थे कि जाओगे ऐसी परिस्थिति होगी, तुमको कोई याद भी नहीं करेगा। तब मुझे कहा कि भाई मैं बिहार का हूँ, बचपन से संकल्प को लेकर चलो, यदि मैं नहीं जाता कहीं और चला जाता हूँ तो बदलेगा कौन। और तब इसी संकल्प के साथ बद गए। और गंगा जल मूवी के बहुत सारी जो सीन्स थे उसको मैंने यथार्थ में देखा है, बिल्कुल वैसा थाने की स्थिति वैसी, क्योंकि आपका अनुभव रहा है उससे। तो उससे देखिए फिल्म तो अलग चीज़ें होती है, और मैंने वास्तव रियल लाइफ मैंने जिया है। बहुत सारे ऐसे समय आए जब बड़े व्यक्तियों से भी संघर्ष हुआ, लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, किसी को कल्पना नहीं होगी, लेकिन मन में एक भाव था कि क्षमता असीम है, ईश्वर यदि आप सत्य के साथ चलते हो। बॉलीवुड वाले संपर्क कर रहे हैं सर, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसी रही है जिसमें हम आने वाले समय में फिल्म तो जरूर देखेंगे, ये गारंटी है, लेकिन अभी संपर्क कर रही हैं नहीं ऐसा, मतलब कुछ लोगों ने मुलाकात की थी, एक मूवी बनी थी इंडियाज मोस्ट वांटेड शायद उस टाइप का ना, तो उसमें NIA में रहा था, लोगों ने बात की थी। ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं, बट ऐसा अभी तक फिल्म बनाने की बात मैंने अपनी छोटी सी जर्नी में लगा हूँ। बड़ा प्रयास है, प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी है सर्वस्व समाज को दूँ, अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ता देखूँ, 2047 तक विकसित बिहार देखूँ। तो किस तरीके से, क्योंकि 2047 तक हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी एक ये है कि देश जो है वो विकसित राष्ट्र बने, आप विकसित बिहार का सपना लेकर के चल रहे हैं, तो उसका रास्ता कैसे होगा, रोड मैप? देखिए, इसमें कल भी हम लोगों ने दिल्ली में रखा है बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव। पर्पज़ है कि जो हमारी यूथ है उनको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना नहीं पड़े। जैसा मैंने आपसे कहा 9 करोड़ की लगभग संख्या है, 1% शायद सरकारी नौकरी से हम दे सकते हैं। तो व्हाट बिहार नीड्स इज अ रेवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे युवाओं में आज नहीं है, वो सोच नहीं है, उसको हम लोग बीजारोपण करने का काम कर रहे हैं। हम प्रयास करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स लगाएं जो औरों को प्रेरित करें। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे जब स्टार्टअप्स लगेंगे, यूथ के द्वारा लगाए जाएंगे, निश्चित और यूथ भी प्रेरित होंगे। और अभी मैं बता दूं, अनेक जिलों में ऐसे स्टार्टअप्स लगे हैं, मधेपुरा में लगा है, नालंदा में लगा है, सहरसा में लगा है, उन यूथ के द्वारा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, निराश हो रहे थे, लेकिन एकाएक जब लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया और ऐसे कई स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रांति जब आएगी तो बिहार में रोजगार सृजन होगा। उद्योग लगाने को बाहर से नहीं आएगा, लेकिन अपने जब यूथ इस बड़ी परंपरा को प्रारंभ करेंगे, अब देखेंगे बाहर से भी लोग बाद में आने लगेंगे, और देखेंगे जब इस प्रकार के यूथ हमारे हैं तो ऐसे यूथ को निश्चित रिकॉग्नाइज करेंगे। और यही समय, जैसे बगहा में लोग सोचते थे कभी नहीं बदल सकता है, रोहतास कभी नहीं बदल सकता, लेकिन बदलते मैंने देखा है। इसलिए विश्वास के साथ कहता हूँ कि बिहार भी बदलेगा, कुछ क्षमता वही है, बस थोड़ी सी जो प्रयास है एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति लानी होगी, इसके लिए हमको सबको तैयार करना होगा। न्यूज़ रूम से और कोई सवाल? बिल्कुल, कानून व्यवस्था में कैसे सुधार हो? चूंकि सर बिकॉज हम लोग न्यूज एंकर्स हैं, डेली न्यूज इस तरह की पढ़ते हैं कि बेगूसराय में यहाँ से हथियार मिल गए, इस पे गोलीबारी हुई, मतलब हथियार मिलना ऐसा हो गया है कि दुकानों पर टॉफी बिस्किट खरीदते हैं, लाइक उनके पास ऐसे हथियार होते हैं सर। तो इन पर कैसे लगाम लगे, कैसे रोकथाम हो, कानून व्यवस्था में कैसे बदलाव हो, कैसे आपके अनुसार? देखिए, मेरे अनुसार तो बड़ा स्पष्ट मैं ये कहूँगा
पुलिस यदि ईमानदार हो, निष्पक्ष हो, प्रभावित नहीं हो किसी से, अपने कर्तव्य को ठीक से करे तो हर समस्या मिट जाती है। और इसको मैंने अनुभव किया है। कोई यदि आपको प्रभावित करने का प्रयास किया, आप प्रभावित हो गए, तो फिर आप सही पुलिस ऑफिसर नहीं हो। लेकिन आप ईमानदारी के साथ करते हो, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको कितना भी प्रभावित करने का कोशिश क्यों ना करे, यदि आप डिगते नहीं, अडिग रहते हो, तो निश्चित चीज़ें बदलेंगी। और समाज में वैसे नेतृत्व यदि पुलिस पदाधिकारी कर रहे हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग तो जानते ही हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था को करने की आवश्यकता है। जहाँ तक पुलिस की बात है, तो पुलिस समाज से जुड़ी हुई है। समाज यदि उस प्रकार की नहीं होगी, जो ऑनेस्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, तो पुलिस भी ऐसे ही होगी। तो एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है समाज में भी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम बातें तो करते हैं कि भाई भगत सिंह हो, लेकिन हमारे घर नहीं, अंतर होता है, नहीं होना चाहिए। इसलिए समाज में भी एक परिवर्तन चाहिए, तो पुलिस भी वैसे ही मिलेगी। जब शराबबंदी जैसे कदम को आप बिहार में कितना सपोर्ट आप करते हैं, क्योंकि हर दिन वैसी घटनाएं देखिए हम पढ़ रहे हैं, कल के दिन अभी पुलिस की टीम गई, उनको गाड़ियों से कुचल दिया गया, और महाराष्ट्र से भी ज्यादा शराब बिहार में पी जाती है शराबबंदी के बाद भी। सर देखिए, विवादों में उस रूप में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कहूँगा शराबबंदी एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, चाहते थे, उसी को बिहार सरकार करने का प्रयास करी, जो एक ऐतिहासिक कदम इसलिए है क्योंकि आज तक कभी ये संभव नहीं हुआ है। चाहे आप देखेंगे कभी इतिहास में भी आप देख लीजिए, तो आप पाएंगे जब उस समय की बात करते हैं देवासुर संग्राम की, तब भी ये नहीं हुआ था, उसके बाद भी नहीं हुआ। लेकिन बिहार में यदि करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमें इसको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। संघर्ष होते हैं जब कुछ बड़ा काम करते हैं, लेकिन प्रयास जो है निश्चित सराहनीय है। सर हमने अच्छे अच्छे अनुभव साझा करें। कुछ आपकी लाइफ का एक अनुभव था जहाँ पर जो डीजी थी उनसे कुछ शिकायत थी, और जानते हैं आप होता क्या था, आपने उसको रिकॉर्ड करके शेयर किया था, जिस पर फिर आपसे ये जवाब किया गया कि जो भी मतलब अक्सर ये हर कोई फेस करता है कि हमारी गलती को हम छुपा लेते हैं और दूसरे वाले ने वो गलती क्योंकि हम उस पर सवाल उठाते हैं। जैसे आपने सवाल उठाया गया कि आपने अंदर की जो बैठक थी उसको रिकॉर्ड किया। ऐसी सिचुएशन में आप एक आईपीएस होकर आपको ये प्रूव करना पड़ा वीडियो के जरिए, एक आम इंसान के सामने ये और ज़्यादा टफ हो जाता है। ऐसे चैलेंजेस को आपने किस तरह से डील किया? देखिए, जीवन में विवादों से मैं दूर रहना चाहता हूँ कि ऊर्जा सही दिशा में लगती रहे। फिर भी कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, जो आसपास जो परिस्थितियाँ होती हैं आपको विचलित करती हैं। मेरे साथ भी कुछ उस समय ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें, लेकिन तब मन कहता है कि क्या करें, क्या ऐसे ही चलते रहें। फिर लगता है कि नहीं, तुम आए हो कुछ परिवर्तन करने आए हो, यदि इस प्रकार की परिस्थितियों से भी टूट गए तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, लोग कैसे करेंगे। तो उस समय कुछ ऐसा क्षणिक उद्वेलन एक आया था, जो ट्वीट की आप बात कर रहे हैं। उसके बाद अनेक प्रश्न सरकार के द्वारा भी शोकॉज हुआ, पूछा गया, तो मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, उत्तर देने का प्रयास किया, लोग संतुष्ट हुए। आज मैं अन्यत्र कहीं मेरी पोस्टिंग हुई है, मैं वहाँ कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कहना यही चाहूँगा कि जीवन में जब भी परिस्थितियाँ आपको विचलित करती हैं, तो सदैव याद रखिएगा, धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षित। महाभारत का संदेश है कि यदि आप धर्म के साथ हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, यदि अधर्म का साथ दोगे तो अधर्म आपका नुकसान ही करेगा, अहित ही करेगा। तो कभी भी मन में विचलित नहीं होना है, और जब भी आप सही करते हैं, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको कठिनाई आए, परिस्थितियाँ विचलित करें, लेकिन मन में संतुष्टि अवश्य होगी कि जो मैंने किया है सही किया है। गलत आप करते हैं तो आपको लगता है किसी ने जाना नहीं, किसी ने देखा नहीं, गलत कर लिए, स्वार्थ की सिद्धि हो गई। लेकिन रात में जब सोने जाएंगे तो निश्चित आपको मन में ये भाव जगेगा कि मैंने एक गलत किया है। तो यदि जीवन में आप चाहते हैं कि जीवन संतुष्टि मिले, तो सही करने का ही प्रयास करना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति आए। मेरा तो संदेश यही है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। लक्ष्य जीवन का संतुष्टि है, और इसके लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। सर, क्विक राउंड में जल्दी से 2-4 सवाल मैं पूछ लेता हूँ। फिल्में पसंद है सर? फिल्में देखता अब तो बहुत कम समय मिलता है, लेकिन निश्चित फेवरेट हीरो का? राज कपूर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनके हर फिल्म में एक्टिंग भी अच्छी थी और एक संदेश रहता था। फेवरेट एक्ट्रेस सर? एक्ट्रेस पता नहीं, मतलब बहुत जब भी देखा हो तो उस तरह से। कोई भी पुरानी भी? सर वाइफ का नाम ले लीजिए। नहीं, पुरानी फिल्मों में एक्ट्रेस मतलब ऐसे देखें तो नूतन जो है उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम में। उसके बाद फिल्में इधर मैंने बहुत कम देखी है, मतलब समय ही नहीं मिलता। स्पोर्ट्स पसंद है सर? स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलते थे, क्लास 9 तक खेलते थे। फेवरेट क्रिकेटर कपिल देव हुआ करते थे, और कपिल देव ने खेलना छोड़ा, मैंने भी क्रिकेट देखना छोड़ दिया। उसके बाद पढ़ाई में लग गए। सचिन तो सबके फेवरेट हैं। तो सर, प्रशासनिक सेवा या फिर पॉलिटिक्स? क्योंकि अब हवा ये बहुत ज़्यादा है कि विकास वैभव बहुत जल्द हमें राजनीति में देखेंगे, लेकिन दोनों में क्या? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को, जो राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, ऐसे लोगों को आना चाहिए, और इसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है कि ऐसे कुछ लोग आते भी हैं, तो बिहार में ऐसा बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक समाज नहीं बदले। और समाज को बदलने के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से अलग होने के लिए हमें तैयार करना हो। उसी प्रयास में मैं लगाऊँ, अपनी स्पीड में लगाऊँ। अभी राजनीतिक प्रयास नहीं है, प्रयास है कि समाज में बड़ा परिवर्तन हो। 1000 से जब अधिक कार्यक्रम हो गए, 76,000 लोग जुड़ गए, तब हम लोगों ने कहा एक बड़ी श्रृंखला करते हैं, हर गांव के
हर जन तक पहुँचते हैं। और नमस्ते बिहार, इसका शंखनाद हम लोगों ने राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से किया कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस भावना को हर बिहार वासी में हम जागृत करें। और अगला कार्यक्रम आरा में कर रहे हैं। आज दिल्ली में जो बिहार की बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल फ्रेटर्निटी, उनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि एक रोड मैप हम तैयार करें कि सामाजिक स्तर पर ऐसे सभी बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं या जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, कैसे प्रयास करें कि 2047 तक हम एक विकसित बिहार बना सकें। तो इसी तरह के प्रयास मैं कर रहा हूँ, अपनी स्पीड में कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सर, आज के युवाओं को अगर यूपीएससी क्रैक करना है, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाले जीवन में देश के युवाओं को क्या समय सीमित है। यूपीएससी बड़ी वास्ट परीक्षा है, सिलेबस उसका बड़ा वास्ट है। तो सीमित समय में यदि वास्ट सब्जेक्ट में आप सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं या कुछ और कहीं डिविएट तो नहीं हो रहे। इसको यदि आप समझ गए तो आप सफल होंगे। उसमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर जो पिछले 8 साल 10 साल के हैं उसको अच्छे से पहले अध्ययन कीजिए। 3 दिन दीजिए, 7 दिन दीजिए, लेकिन समझिए कि एग्जामिनर चाहता क्या है। और तब जब भी आप पढ़ेंगे तो आप देखिए जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये मेरे परीक्षा में काम आएगी। इस रूप में यदि हम पढ़ते हैं और समराइज करके चीज़ों को चलते हैं कि यदि लिखना हुआ तो मुझे क्या लिखना चाहिए, और पॉजिटिविटी आपके अंदर है। यूपीएससी भी एक बड़ी परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, हो सकता है आप सफल नहीं हो, फिर दोबारा देना हो, लेकिन इस बेसिक जो नियम है कि क्या पढ़ रहे हैं, कंटेंट क्या है, और मन में एक पॉजिटिविटी हो, एक संकल्प हो, डिटर्मिनेशन हो, करना है। मैं हमेशा कहता हूँ 3 प्रकार के लोग होते हैं। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। या तो आप काम शुरू करने से डरते हैं, या आपने कर दिया और परिस्थितियों से भयभीत हो गए। जीतते वही लोग हैं, वही लोग सफल होते हैं जो हर परिस्थिति में विचलित नहीं होते, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में यदि हम बढ़ेंगे कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। एक लाइन में अगर खुद को डिस्क्राइब करना हो? मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ, मन में विचार बड़े शुद्ध हैं, लेकिन सोच बड़ी है कि राष्ट्र का उत्कर्ष हो, मेरे बिहार का उत्कर्ष हो। अगले 5 साल बाद विकास वैभव खुद को कहाँ देख रहे हैं? मैं इस अभियान को एक बृहत रूप में देख रहा हूँ कि बिहार में हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग के लोग जुड़ें इस संकल्प के साथ कि बिहार को एक विकसित बिहार हम बनाएंगे, और इसको एक बड़ी भूमिका में देखता हूँ। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने कीमती वक्त में से बहुत सारा वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी न्यूज़ इंडिया की टीम की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। चलते चलते 2 लाइन सर न्यूज़ इंडिया के लिए। मैं न्यूज़ इंडिया में देखता रहा हूँ, कभी कभी जब भी समय मिला है बहुत पॉजिटिव न्यूज़ उस रूप में देखता हूँ कि समाज में देने का प्रयास चैनल करती रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ लोगों तक। इस प्रकार से सकारात्मक खबरों को आप बढ़ाते रहें और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहें। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आपने एक अच्छा वक्त बिताया, हमने भी आपके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विकास वैभव, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं और युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत अगर हम आज के डेट में देखें तो वो शायद विकास वैभव ही हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।